तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक मैं आपका इस साल आपका पहला इंट्रोडक्शन है हमारा। खैर मैं बता देता हूँ मेरे बारे में कुछ। माय नेम इज शिवम स्वामी एंड मैंने बीटेक किया है JNTU हैदराबाद से एंड आई हैड क्वालिफाइड IIT JEE, ठीक है, विथ ऑल इंडिया रैंक 9947 रैंक एंड तो हालांकि कभी टाइम मिला नहीं था 10th में आने का, तो इस साल एक चैप्टर मिला है मुझे, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से मैं सिखा पाऊँ। कि मेरी बस ये कोशिश रहेगी कि चीज़ों को रटने के बजाय आप चीज़ों को समझो, उनको डेली लाइफ में यूज़ कैसे करते हो वो देखो। देखो क्या होता है ना, हम मानते हैं कि देखो केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन चीज़ें याद रखने की चीज़ें, बाय हार्ट करने की चीज़ें ज़्यादा होती है, बट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बाय हार्ट करने की चीज़ होती है। आप बोल सकते हो 80 में से 20% आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, और वो भी बहुत अगर आसानी से अगर आपको कुछ सिखाया जाए डेली वाइज, आपको कुछ मतलब डेली लाइफ से कुछ आपको रिलेट करके बताया जाए तो आप इजीली सीख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन को मैं E, Q और N से ही लिखता हूँ, तो आप प्लीज समझिएगा इन चीजों को। रिएक्शन को मैं R, X, N के फॉर्म में लिखता हूँ, तो वो मेरा आदत है, ठीक है। 11th-12th वाले बच्चे थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं वो यूज टू हो रखे मेरे लिए। आप भी यूज टू हो जाओगे, डोंट वरी, जब आप 11th तक आओगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होता है क्या, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको पढ़ने क्या कि भाई अभी तो फिलहाल आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ क्या होता है आपको डेली टू डेली लाइफ में जो भी आपके आसपास में जो केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है उनको आपको देखना होगा। अब ये रिएक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस पहले क्या होता है वो डेफिनेशन लिख देता हूं। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन are the process in which new substance with new properties are formed, ठीक है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन, तो मेरे से गलती हो गई, मुझे डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन नहीं बताना चाहिए था। बेसिकली मुझे पहले चेंज बताना चाहिए था, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस में 3 टाइप के चेंज हो सकते हैं। क्या चेंज हो सकते हैं? 3 टाइप के, ठीक है। हम ये जो चेंज, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या है, एक तरीके का चेंज है, ठीक है। आप दूध में रूह अफ़ज़ा डालो, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, आपको एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर नींबू पानी और चीनी मिला दो, ये भी क्या मिल जाएगा आपको, नींबू पानी चीनी क्या बना के सॉल्यूशन तैयार करिए, ये भी एक तरीका का केमिकल रिएक्शन है। मतलब आसपास में बहुत सारे हमारी लाइफ में केमिकल रिएक्शन होती है जो हमें पता भी नहीं होता है। तो ये एक तरीके का क्या बता रहे हैं आपको, चेंज बताता है। क्या बताता है? चेंज, कि भाई फलाना सब्सटेंस था, फलाने सब्सटेंस में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अभी ये चेंज कैसा कैसा होता है पहले उसके बारे में सीखो। केमिकल रिएक्शन डिफाइन करने से पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चेंज क्या होता है। तो चेंज हो सकता है आपका फिजिकल चेंज, पहला चेंज होता है आपका फिजिकल चेंज। दूसरा क्या होता है आपका केमिकल चेंज, और ये केमिकल चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और तीसरा होता है रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ठीक है। हालांकि इस तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट एक एक करके केमिकल रिएक्शन से पहले मैं आपको चेंज बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये फिजिकल चेंज क्या क्या होता है पहले हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिजिकल चेंज की बात करता हूं मैं, ठीक है। और फिजिकल चेंज समथिंग कुछ इस तरीके से है कि आपने 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई 2 मास, मान लो कोई 2 मास है, मान लो ये और ये 2 मास है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में अपना एक मास होगा, ठीक है, लेट m1 और m2, इनके बीच में एक दो थोड़े से डिस्टेंस के बाद क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर एक्ट करता है। इस वजह से इनमें थोड़े बहुत क्या आ सकते हैं, चेंज आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं, यहाँ पे जैसे सपोज करो वाटर एज अ सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में तो भाई मुझे पता है जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली कॉम्पैक्ट होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या मतलब होता है बेटा, कि जिस सब्सटेंस, जिस एटम से वो बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे,
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे सपोज करो मैं ये कपड़े की बात करूं, कपड़ा किससे बना, धागा से, बहुत सारे धागे मिल मिल के एक तरह का क्या बना दिए, कपड़ा बना दिए। तो एक तरीके से क्या होता है कि जो सबसे छोटा है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वही सारे रिपीट पैटर्न में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिस चीज से वो हमेशा बना होता है। ठीक है, तो अब सॉलिड स्टेट में देखो कि अब यहाँ पे देखो वाटर एज अ आइस के फॉर्मेट में, कि यहाँ पे क्या है, एटम क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, क्लोजली पैक्ड है। एटम क्या है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। अब सपोज करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ, क्योंकि ये भी मास है, मैं ये भी मास है, मैं, और न्यूटन लॉ क्या कहता है, दुनिया में हर किसी का कोई मास, ग्रेविटेशन लॉ आपने पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत, नहीं भी पढ़ा तो आप जानते होंगे, दुनिया में कोई भी दो सब्सटेंस जिसका मास m है उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही करता है। जैसे हीरो है तो हीरोइन भी है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, लव स्टोरी बन जाती है, राइट। ये आपने मूवी में भी देखा होगा। तो दुनिया में जो भी दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट, चार्ज की बात करो तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हीरो हीरोइन को अट्रैक्ट करेगा, लव स्टोरी बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, और आप ऐसा बोल सकते हो भाई दो मास है, एक मास दूसरा मास के साथ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल अट्रैक्शन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। ठीक है, हम भी जानते हैं। उसी तरीके से क्या, जब ये दो मास है तो इन दोनों मास के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलते हैं ना वो 3 इडियट्स वाली दोस्ती, जाने नहीं देंगे तुझे, तो इतना गहरी दोस्ती इनके बीच में। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनके बीच में आग लगाने का काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, दोस्ती को तोड़ रहा हूं। तो जब तक मैं आग नहीं लगाऊंगा दोस्तों के बीच में, तब तक ये दोस्ती टूटेगी कैसे। तो सपोज करो मैंने ये डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, मैंने आग लगाया, ठीक है, मतलब कुछ थोड़ा हीट फॉर्म में दिया मैंने, कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा दी, तब क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अब जैसे आग लगी तो ऑब्वियस बात दो दोस्त एक दूसरे से दूर जाएंगे, भैया भाई ठीक है, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, तुझे मेरी शक्ल नहीं देखनी, काम खत्म भाई, तू तेरे आगे मैं मेरे रास्ते। थोड़ा हल्के से बीच में अगर मान लो बहुत ज्यादा आग लगे तो लड़ाई पीट हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा आग लगा दिया मैंने, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो एक दूसरे से बातचीत, हाँ ठीक है, एक स्कूल में आते एक जगह बैठते हैं, बातचीत नहीं करते, मतलब ठीक है, मतलब पहले से काफी डिस्टेंस आ चुका है, तो अब ये थोड़े इनके बीच में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो चुका है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीट एनर्जी देने की वजह से क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। तो इस वजह से इसका स्टेट चेंज हो गया। तो ये किस में चला गया, आइस से वाटर में। तो बेसिकली फिजिकल चेंज ही क्या होता है मेरा, स्टेट चेंज होता है। क्या होता है, स्टेट चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। मतलब उसका पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी ही क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। वाटर कैसा था, आइस के फॉर्मेट था, तो सॉलिड था, अपना मास था, फिक्स वॉल्यूम था। लेकिन अभी क्या इसका यहाँ पे होगा ना, मास तो फिक्स है बट वॉल्यूम फिक्स नहीं है, बराबर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि फिजिकल चेंज आते ही, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी देते ही ये अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाएगा। जैसे अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो ये थोड़े डिस्टेंस में चले जाएंगे। और ये हमेशा काम करता है बेटा, कभी भी किसी दो बॉडी के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है तो आप एनर्जी दे दोगे, तो आपको ही पता है कि जैसे सपोज करो अगर आप अपने लक्ष्य पे निर्धारित हो, ठीक है, और आपके लक्ष्य के बीच में और आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लाइक आपको एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है और आप अपने लक्ष्य पे एकदम बस उसको बस अटपा के रखना, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन आप लोगों के बीच में। आप क्या करते हो भाई, मैंने आपको कहीं से 10 करोड़ का आपको बैग दे दिया। अब 10 करोड़ बैग मिलते भैया, किसी भी इंसान के पास एनर्जी आ जाएगी भाई, 10 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट। और बहुत अच्छा खासा वो अमाउंट है, मतलब 10 करोड़ मिलते ही मतलब इंसान हवा में उड़ने लगेगा। लाइक भाई बोलते हैं ना कि पैसा आते इंसान हवा में उड़ने लगेगा, कहावत सुनी हो ना, तो वैसे 10 करोड़ मिलता है तुम भी हवा में उड़ने लग जाओगे। अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। 10 करोड़ आ गया तो क्या जरूरत है डॉक्टर इंजीनियर बनने की, उतना तो तुम बिजनेस खोल के उतना कमा लोगे। एक बात बता रहा हूँ मैं जैसे आपको समझाने की, बस समझ रहे बात को। एंड पैसा मिलते ही आपके पास एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगा, एनर्जी ऑटोमेटिकली लगेगा तो आपके लक्ष्य से आपका क्या हो जाएगा, ध्यान भटक जाएगा। पहले आप 8 घंटे पढ़ते तो आप पढ़ोगे नहीं, फिर बिजनेस वगैरह सोचने लगोगे कि भाई 10 करोड़ मेरे को मिला, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, मैं ब्लॉगिंग करूंगा। अब आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनोगे, आप कुछ और ही बन जाओगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज के बीच में एनर्जी देते हो तो उनके किसी दो एटम या किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में तो जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे एनर्जी दोगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन टूटेगा काइनेटिक के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। कभी भी एनर्जी देने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। वही बात है ना कि पैसा देने से क्या होता है, इंसान में एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो पैसा देने से एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी तो क्या होगा,
इंसान काम नहीं कर पाएगा अच्छे से भैया, क्योंकि काम करता तभी पैसा मिलता है, तब उसको थोड़ी एनर्जी मिलती है। अब मैं उल्टा कर दिया भाई, काम करने के वजह मैं आपको पैसा दे रहा हूँ तो काम घंटा करोगे आप, कुछ नहीं काम कर पाओगे आप। तो वही चीज है, तो आपने हीट दिया, अट्रैक्शन खत्म हुआ, दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, पहले सॉलिड था अब वाटर के फॉर्मेट में आ गया। तो दिस इज नथिंग बट फिजिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज की बात करो, अभी मैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन की बात नहीं करें, इसमें भी बात करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल हम एक नॉर्मल केसेस में जा रहा हूं मैं। केमिकल चेंज क्या होता है, तो देखो एक ऐसा चेंज जहां पे क्या होता है, सब्सटेंस कंप्लीटली दूसरे चीज में बदल जाता है। अभी देखो आप यहाँ पे अभी भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही, और यहाँ पे अभी भी वाटर का फॉर्मूला H2O है। तो आप रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे कि H2O सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ, H2O लिक्विड में। तो देखो मॉलिक्यूल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, सब्सटेंस का सिर्फ उसका स्टेट चेंज हुआ है, वो सॉलिड से लिक्विड में चला गया, बराबर। अब ऐसा थोड़ी ना कि आइस को आप गर्म करने जा रहे हो और आपको वो मिल जाएगा, मान लो नमक पानी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब स्टेट चेंज होने का मतलब, सिंपल सा फिजिकल चेंज होने का मतलब ये है कि उस सब्सटेंस सेम रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस उसका स्टेट चेंज होगा, पहले वो सॉलिड फॉर्म में था फिर वो लिक्विड फॉर्म में जाएगा। केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सब्सटेंस कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता। अब ये होता कैसे, समझो बात को। यहाँ पे अब अट्रैक्शन देखो, जैसे आपको मुझे पता है कि दो एटम है, अब एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आइडिया होगा, मैं इतना मान के चलता हूँ आपको स्ट्रक्चर आता होगा। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब केमिकल चेंज होने के लिए क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो दो बात है, केमिकल चेंज तभी हो सकता है या तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, या दोनों आपस में क्या कर ले, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मान लो ए बी बना रहे हैं, लेट ए बी, हालांकि ऐसा बनता नहीं है लेकिन मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, लेट इट बी ए बी बनाए। तो क्या होगा, या तो दो बातें होंगी, या तो बी वाला इलेक्ट्रॉन एक किसको दे देगा तो भी आपका रिएक्शन हो जाएगा, या ए वाला एक बी को दे देगा तो भी आपका रिएक्शन, या हो सकता भाई चल दोनों, तू तेरा ना मेरा, दोनों अपन में शेयर करके एक बढ़िया सा बिजनेस चालू करते हैं। बिजनेस एक तरीके से उन्होंने बिजनेस बना लिया, मतलब बॉन्ड कर लिया एक दूसरे के बीच में, ए और बी एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिए। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से ये रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। देखो मैंने क्या बोला, इस दुनिया में बिना मतलब के कोई काम होता नहीं है। अगर मैं आपको पढ़ के, इंसान स्वार्थी है, हर चीज स्वार्थी होती है बेटा, दुनिया में हर चीज स्वार्थी होती है। कहने का मतलब इस दुनिया में कुछ हो रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिक है, अपने आप को कोई कुछ नहीं होता है। अरे ए और बी में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ए पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये एक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अभी आपस में मिलकर इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों, क्योंकि इनके बीच में, ऐसे समझो, ए और बी के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, बॉन्ड। अब ये बोलेगा भाई ये इलेक्ट्रॉन मेरे भी है और ये वाला भी मेरा है, तो दोनों के बीच, दोनों के पास एक तरीके से क्या आ गया, दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों एक इलेक्ट्रॉन या दे के या एक दूसरे से शेयर करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हर रिएक्टेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और ये क्या होता है, जो सब्सटेंस चेंज हो जाता है वो क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट। मतलब किसी भी केमिकल चेंज में जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जो पार्टिसिपेट करता है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस चेंज हो जाता है, एक नया फॉर्मेट में आपको सब्सटेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो देखो अभी मैं बोलूं कि आपको पहला डोमिनेटिंग, मतलब किसी चीज में फिजिकल चेंज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या केमिकल चेंज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। बहुत सारे बच्चों का सर फिजिकल चेंज तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हीट करेंगे तो सब्सटेंस चेंज हो जाएगा। सही बात है, मन में ये आ भी रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, जैसे इसको मैं बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ। मैं अपने आप को हमेशा बेस्ट मानता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि आई एम द बेस्ट अपने टॉपिक में, मैं मेरा हमेशा बेस्ट मानता हूँ। जैसे सपोज करो मैं आपके क्लास में गया, मैं आपके क्लास को पढ़ाया, आपको बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको बहुत अच्छा सिखाया, आपने बहुत अच्छे से सीखा भी, ठीक है। और आपको बहुत अच्छा लगा, मेरी टीचिंग स्टाइल भी बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तो आप हमारे बीच में क्या हुआ, इस टीचिंग की वजह से आपने बहुत अच्छा सीखा, मैंने बहुत अच्छा सीखा, इस वजह से हमारे बीच में क्या हुआ, एक अच्छा बॉन्ड बना। आपको मैं बहुत पसंद है कि नहीं अब तो इन्हीं सर से पढ़ना है, सारी केमिस्ट्री अब इन्हीं सर से पढ़नी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है,
कि गलती से मान लो मैनेजमेंट क्या करता है, मुझे दूसरे बैच में डाल देता है और किसी और टीचर को आपके बैच में डाल देता है, तो अब आप थोड़ा नाराज हो जाओगे, यार नहीं वो स्वामी सर थे यार, वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे थे यार, मतलब वो मजे वाली बात नहीं। ठीक है, हो सकता है एक दो दिन आप थोड़ा अफसोस करो, बट तीसरे चौथे दिन तो भूल जाओगे, बराबर, तो आप उतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं आपके पहले दिन क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया, सपोज करो आप मेरे पास आते हो, इतना अच्छा पढ़ाया कि आप मेरे पास स्टाफ रूम में आते हो, मैं आपसे 500 रुपये बोलता कि यार बेटा मैं वॉलेट आज छोड़ दिया हूँ, आप 500 रुपये मुझे दे दो। ठीक है, और आपने मुझे, आपके पास 500 रुपये थे, मान लो किसी एक्टिविटी में आपको जीते होते होंगे, आपने 500 रुपये ले लिए, ठीक है, मतलब मुझे दे दिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 500 रुपये रख लिया, मैं घर चला गया, मैं नेक्स्ट डे आता ही नहीं स्कूल पे, तब आप पूरे टेंशन में आ जाओगे कि अरे भैया सर तो दिख ही नहीं रहे, मेरे पैसे डूब गए। तो मेरे जगह कोई और टीचर आता, मेरे जगह क्या आ रहा, कोई और टीचर आ रहा है, तो आप पूरा परेशान हो जाओगे, नहीं मुझे, आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे तो स्वामी सर से ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों पढ़ना है? बिकॉज आपने जब मुझे एक पैसा दिया तो हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरेट हुआ, पैसा का बहुत बड़ा ताकत होता है तो इसलिए मैं जनरली, हालांकि ऐसा कुछ सीरियसली मत लेना, बस वो समझाने के दौरान बता रहा हूँ कि आपने जब मुझे पैसा दिया तो हमारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरेट हुआ। आप किसी और से पढ़ना ही नहीं चाहोगे, आप प्रिंसिपल मैम को बोलोगे कि नहीं मुझे सिर्फ स्वामी सर से पढ़ना है, मतलब कुछ भी हो जाए। क्यों पढ़ना है? ये तो सिर्फ आपके मेरे बीच की बात है कि आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि आपने मुझे 500 रुपए दे के रखे। दैट इज द रीजन कि आपके मेरे बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने का रीजन है दैट पैसा। वैसे ही अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उस वजह से क्या होता है, दो सब्सटेंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड। ठीक है, और ये बॉन्ड बनने से इसका सब्सटेंस का प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है, नया फॉर्मेट सब चीज चेंज हो जाता है। और ऑब्वियस बात है किसी भी सब्सटेंस में पहले केमिकल चेंज होने के ज्यादा डोमिनेटिंग, या आप बोल सकते हैं पहला केमिकल चेंज की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव चेंज। ठीक है, रेडियो एक्टिव में केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, इसको बस मैंने लिख दिया है, बट उसके पहले मुझे ये पढ़ाना था। रेडियो एक्टिव चेंज का मतलब क्या होता है कि मान लो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट मत पकड़ो, यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन, तो ये आपको देता है बैरियम प्लस क्रिप्टॉन। ठीक है, प्लस साथ ही में कोई एनर्जी रिलीज करता है। अब भैया ये जो है ना सबसे खतरनाक रिएक्शन है, मतलब इस दुनिया में अगर आपको पावरफुल बनना तो ये रिएक्शन करना सीख जाओ, दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल इंसान बन जाओगे। अमेरिका को सबसे पावरफुल कंट्री क्यों मानी जाती है? क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन उसी के पास है, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन जो होंगे वो होंगे आपके पास वो इंडियन मोमोज है ना, क्या बोलते हैं वो, कोरिया वाले, मैं तो मोमोज ही बोलता हूँ, कोई मोमोज ही जैसे दिखते हैं वो तो बिल्कुल सबके सभी। तो ये क्या है, मतलब बेसिकली एक नॉर्थ कोरिया, वो तो थोड़ा बदमाश टाइप का नॉर्थ कोरिया, उसका जो राजा किम जोंग उन, वो क्या करता है ना, मतलब पगलेट, बुरा पगला है एकदम, इसका मतलब जो है ना हाफ माइंड जो बोलते हैं ना, क्रैक, एकदम पगलेट टाइप का वो इंसान है। हर महीने में न्यूक्लियर रिएक्शन टेस्ट करता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन टेस्ट करना बैन है, मतलब एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अब एक्चुअली बैन करके रखा। इसका रीजन ये है क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, ठीक है, ये आगे डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बट एक ओवरऑल बोल रहा कि कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होती है ना कि बहुत हैवीली एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है? हैवी एनर्जी। वो ऐसी एनर्जी होती है कि अपने आसपास के कोई भी मास टकराया, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल में हम भी आ जाता है, ठीक है, कोई भी जीव जंतु, ठीक है, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बचने के तो चांस ना के बराबर, चिथड़े उड़ जाएंगे उसके, मतलब बचेगा ही नहीं। और इवन दो इसमें से जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी के फॉर्मेट होते हैं, ये कौन सी रेज होती है? गामा रेज होती है। कौन सी रेज होती है बेटा? गामा रेज इतनी हाई स्ट्रॉन्ग रेज है, मतलब इतनी है, मतलब आप बोलते इतनी हाईली एनर्जेटिक रेज है कि अपने आसपास के इतनी खतरनाक रेडिएशन निकल, ये रेडिएशन जो हम बोलते हैं वो रेडिएशन क्या होता है भाई? हम बोलते हैं ना कि न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने पर बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलती है, वो रेडिएशन है क्या? वो रेडिएशन एक्चुअली ये गामा रेडिएशन है, दैट्स नथिंग बट गामा रेडिएशन क्या करता है? अगर वो इसका मतलब एक होता है, एक रेंज होता है इसका, एक रेंज, अगर लो रेंज का गामा रेज आपसे टकराया तो आपको तुरंत पैरालाइज कर सकता है, पूरी बॉडी आपके पैरालाइज कर सकती है। और हाई रेंज का आपसे टकराया ना
तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब राख भी नहीं बचेगी, इतना हाईली एनर्जेटिक रेज होता है। आपने देखा होगा वुल्वरीन, अगर आपने देखा एक्समैन वगैरह, बेसिकली मैं हॉलीवुड केमिस्ट्री पढ़ना है ना, तो एक बार मैं बोला हॉलीवुड जरूर देखा करो, आपको बहुत सारी चीजें मूवीज से सीखने मिल जाएंगी। वुल्वरीन पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि वो हिरोशिमा नागासाकी में जाता है, तो उसका तो वो जो एक्समैन रहता है, एक्समैन वुल्वरीन जो रहता है, उसको देखो उसको मतलब फिर से अपने घाव सही होने की पावर रहती है। तो जैसे बम ब्लास्ट होता है तो कुएं में जाता है, तो देखो पूरा चिथड़े उड़ जाते हैं सबके, लेकिन वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ पीठ का ही कुछ होता है, ठीक है। अब बहुत सारे आप मूवीज में देखोगे कि जैसे रेडिएशन आते हैं तो चिथड़े उड़ जाते हैं सबके, कोई कुछ बचता ही नहीं है। इवन तो आप इसका देख लो ना, एवेंजर्स इन्फिनिटी वार, क्या करता है वो थैनोस होता है, चुटकी बजाते गामा रेडिएशन ही तो निकालता है। वो गामा रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि वो तो खुद भी तो मरता ही है, साथ ही साथ सबको ले डूबता है, कि कुछ नहीं बचता उसमें। आपने देखा होगा उसमें गामा रेडिएशन का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो, तो वही चीज है। तो ये बात समझ में, ये बहुत खतरनाक है। तो इस तरीके से है, बेसिकली 3 टाइप के चेंज होते हैं। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना फिलहाल तो पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे लिखना यहाँ पे चाहिए था, तो फिलहाल मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अब हम केमिकल चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब सब्सटेंस आपका बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो जाए, मतलब आप उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए, उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाए, तो वो सब्सटेंस क्या होता है मेरा, मतलब किसी चेंज में कोई सब्सटेंस पूरा ही चेंज हो जाए, मतलब उसका फॉर्मूला भी चेंज हो, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके नीचे ये पॉइंट लिखना, ये पहले लिखना आप प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट कि ये वाला पार्ट आप पहले लिखना, उसके बाद आप केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन, उसके बाद ये पॉइंट लिखना क्या, कि द सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस which takes part in chemical reaction is called reactant, ठीक है। दूसरा है a new substance produced as a result of a new substance produced as a result of chemical reaction, all substances chemical reaction are called product। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जैसे मैंने बोला कि रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब इनमें कुछ बातें ऑब्जर्व करने वाली बातें है। बट रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टी होता है प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ नहीं आपको सेम मिलेगा इसमें, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ कि इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स द products thus formed have total different properties than reactant, मतलब बिल्कुल डिफरेंट ही प्रॉपर्टी रहेगी, अलग ही सब्सटेंस रहता है वो, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो पैदा होता है प्रोडक्ट, जो पैदा करने वाला होता है वो रिएक्टेंट, ठीक है। आई बात समझ सबको। तो इनके एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे अगर मैंने बोला कि जैसे एग्जांपल में कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ऐसे लिखो, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर फॉर्म में मिलता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या रहता है ये, पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो इस मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में O2 ऑक्सीजन लिखने का मतलब क्या हो रहा है कि आप एयर के प्रेजेंस में उसको जला रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में मिलेगा। आई बात समझ में, हाँ या ना। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, केमिकल
रिएक्शन का। तो आई होप सो यहाँ तक आपको बातें समझ में आएगी केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट थिंग हम जो बात करने जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप ये देखो मैग्नीशियम, इसमें रिएक्टेंट कौन कौन सा है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। ये आपस में रिएक्ट किए होंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे भाई, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके रिएक्ट किए होंगे और क्या बना रहे हैं आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ पाउडर के फॉर्म में बना रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कोई इनका प्रॉपर्टीज से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। आई बात समझ सबको, हाँ या ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लिख दे सकता हूँ, और जैसे मस्ट एग्जाम्पल होगा सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क, सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है। जो दही जमाने का प्रोसेस होता है ना बेटा, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब ऐसा नहीं है, देखो ये भी, अब आप थोड़े हाई लेवल में हम क्या पढ़ते हैं, थोड़े जब 11-12 में आ जाओगे तो हर रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है बेटा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पे। बस अभी हम ये बता रहे हैं आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है वगैरह, आगे आप बोलोगे हर कंडीशन पे दही नहीं जम सकता। जैसे इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखो दही की कंडीशन में समझाना कि किसी भी रिएक्शन को आप कैसे करवाओगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ठीक है। पहले एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ठीक है। मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट सीखो, और जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तो बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम चाहे एनटीएससी, एनएस, नेशनल सेल, आप कोई भी क्रैक कर सकते हो। बस मेरा फोकस आपसे ये कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है। तो सोरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमारे डेली टू डेली लाइफ के एग्जांपल है जो हमें दही जमाने का प्रोसेस क्या होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हम क्या करते हैं, थोड़ा दही जमाने के दही, अगर आपने कभी मम्मी को ऑब्जर्व किया होगा या अपनी मम्मी से पूछेगा तो दही कैसे बनता है, मम्मी थोड़ा क्या करती है, पहले दूध को हल्का सा गर्म करते हैं, हल्के उसमें क्या करते हैं हम थोड़ा सा दही डालते हैं और उसको मिला के छोड़ देते हैं। 7-8 घंटे बाद क्या होता है, वो दही अपने आप जम जाता है और उस दही को तुरंत हम क्या करते हैं, फ्रीज में लगा देते हैं। अगर आप उसको फ्रीज में नहीं रखोगे तो दही वो तुरंत रिएक्शन होते जाएगा, वो दही बनते जाएगा, एक समय बाद वो दही पूरा खट्टा हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जैसे दही बनता है थोड़ी देर के बाद, मतलब 5-7 घंटे बाद हम उसको फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में टेम्परेचर डाउन हुआ तो टेम्परेचर डाउन होने से की वजह से उसका फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, मतलब जो उसका दही बनने का जो बैक्टीरिया जो उसको दही बना रहा है दूध को, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इस वजह से दही बहुत ज़्यादा आपका खट्टा फ्रीज में नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब गर्मियों में टेम्परेचर आपको सफिशिएंट मिलता है, दही जल्दी जम जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं विंटर्स में बात करूँ तो विंटर्स में ऐसा नहीं होता है। आप उसी देखो कंडीशन वही है कि आप हल्के से गर्म दूध में आप दही जमा रहे हो और उसको आप फिर क्योंकि सर्दी है बाहर, अब सर्दी है तो भैया उसको कम से कम 24 डिग्री या 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए कर्ड बनने के लिए, जो गर्मियों में आपको आसानी से उससे ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है, बराबर है। लेकिन हम क्या करते हैं उस समय, क्या करते हैं उसमें चादर वगैरह लपेट देते हैं या फिर कुछ गर्म कपड़ा उस पर लपेट देते हैं ताकि उसको वो मिनिमम ऑप्टिमम जो टेम्परेचर उसको चाहिए बनने के लिए वो मिल जाए। तो आप जितने भी देखो चाहे डाइजेशन ऑफ फूड वगैरह हो, वो भी हमें कम से क्या गर्मियों में थोड़ा बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, बट सर्दियों में ऐसा नहीं होता। क्यों, गर्मियों में खाना बहुत पच ही जाता है और एसिड भी जो हमारे बॉडी में तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हमें एसिडिटी होती है। ये भी तरह की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। दही जमाने का बोलते हैं आप, दही जमाते समय हम क्या करते हैं, लपेटते हैं गर्म कपड़ा, क्यों, ताकि उसको वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले दही बनने के लिए, और जैसे बन जाता है हम उसको फिर से फ्रीज में रख देते हैं। तो इट डिपेंड कि सराउंडिंग में टेम्परेचर या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है पर्टिकुलर रिएक्शन करने के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस कंडीशन पे उस रिएक्शन को करा रहे हो। अगर जो उसके कंडीशन के लिए जो मतलब उसको आप बोल सकते हैं, ऐसा एक पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं रहा, उस रिएक्शन को कराने के लिए जो मिनिमम जो टेम्परेचर चाहिए, अगर आप उतना दे रहे हो तो वो रिएक्शन होगा। अगर नहीं है तो आपको रिएक्शन ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा, मतलब वो अपने आप होगा नहीं, आपको फिर कहीं ना कहीं से उतना टेम्परेचर मैनेज करना पड़ेगा, उतना प्रेशर मैनेज करना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन होता है। तो इस तरीके से बेसिकली मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस के क्या किए, मैंने आपको अभी तो फिलहाल आज के लिए हम यही ख़त्म करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि कैसे हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस वगैरह को, ठीक है।
थोड़ा डिटेल में मैंने डिस्कस किया कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बाकी चीज़ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।